तो प्यारे बच्चों, हमने चैप्टर 5 पढ़ रखा है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका 6 अवकलन के अनुप्रयोग। तो डिफरेंशिएशन जो हमने पढ़ा है उसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नेम है, तो हम कहाँ कहाँ उसका यूज कर सकते हैं, हमें उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, स्टडी इस चीज़ की करना है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि हमें कितने टॉपिक यहाँ पर पढ़ना पड़ेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, पहला टॉपिक आपका रहेगा राशियों में परिवर्तन की दर। राशियों में परिवर्तन की दर पहले हमें इस पर डिस्कस करना है। दूसरा इसमें कह सकते हैं आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना। पहला टॉपिक अपना ये रहेगा कि राशियों में परिवर्तन की दर आपको पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक आपका रहेगा वो आपको पढ़ना है यहाँ पर वर्धमान तथा ह्रासमान। वर्धमान तथा ह्रासमान। दूसरा टॉपिक आपको ये पढ़ना है, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहाँ लिख देते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसको हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोलते हैं। तीसरा टॉपिक हमको यहाँ पर स्टडी करना है स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब। टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद नंबर 4, लास्ट तो नहीं है, नंबर 4 सन्निकटन। सन्निकटन एप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एप्रोक्सीमेशन पढ़ना है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा उच्चतम तथा निम्नतम। इसको हम कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत ये 4-5 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 तो नहीं है, 5 हैं हालांकि। ठीक है ना, गिनती पड़े हुए ज़्यादा दिन हो गए इसलिए भूल जाते हैं। तो 5 टॉपिक आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टडी करना है। पहला आपका है राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। दूसरा है वर्धमान तथा ह्रासमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका स्पर्श रेखाएं तथा अभिलंब, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। और सन्निकटन एप्रोक्सीमेशन, उच्चतम तथा निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी लापरवाही के साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, मतलब ये जो चैप्टर है आपका एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ पर 5 टॉपिक आपको दिख रहे होंगे। इसमें ऐसा होता है कि कोई दो टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर इन दोनों से क्वेश्चन सेलेक्ट हो रहा है तो इन दोनों टॉपिक से नहीं आ सकता, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे और तीसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएं। और लॉन्ग क्वेश्चन जरूर यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। ठीक है ना। और सन्निकटन इन दोनों चैप्टर सबसे ज़्यादा आपको हम अगर यहाँ से बताना चाहेंगे तो वो आपका मैक्सिमा मिनिमा और स्पर्श रेखाएं, ये 2 टॉपिक एक ऐसे 2 टॉपिक बन चुके हैं। किसी भी ईयर का आप पेपर कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा, आपको इन 2 टॉपिक से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। वो भी लॉन्ग मिलता है, शॉर्ट भी आता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरह से आप इसको पढ़ेंगे और इसमें जो भी डाउट्स आएंगे आप बिल्कुल पूछेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन इसका करा दिया जाए। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा जल्दी से, इसे मैं हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हटा देते हैं हम इसको।
चलिए, अब मुझे जो स्टडी करना है वो इसमें फर्स्ट हेडिंग मैंने ली थी राशियों में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में मुझे स्टडी करना है इस टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत। तो पहली हेडिंग हमने यहाँ पर बना रखी है राशियों में परिवर्तन की दर। इस टॉपिक पर हम आज डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, समझने का पूरा प्रयास करेंगे आप, ध्यान से देखिएगा। राशियों में परिवर्तन की दर को बहुत ध्यान से समझना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या होता है ये। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पढ़ रखा होगा dy बाई डी एक्स, सभी ने पढ़ रखा है dy बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष अवकलन। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? y का x के सापेक्ष अवकलन। देखो, अब हम आपको थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि अवकलन क्या है। तो अवकलन का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी में परिवर्तन से होता है। कुछ हम थोड़ा सा माइन्यूट चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका हम समझ लेते हैं कि उसका क्या हो चुका है, डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन, dy बाई डी एक्स का मतलब आपको ये समझ में आ रहा है। अगर हम इसी चीज़ का अगर दूसरा मतलब निकालेंगे तो इसमें लिख सकते हैं हम x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। अगर हम इसको दूसरे सेंस में बोलें, परिवर्तन के सेंस में अगर हम बोलेंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स को कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। अगर यहाँ पर लिख दिया dy बाई डी टी, तो यहाँ पर हम इसका नाम देने वाले हैं भैया, क्या नाम देंगे? t के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। देखो, आप पेन कॉपी को बिल्कुल, मैथ की क्लास चल रही है और पेन कॉपी तो आपको लेके बैठना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसा लगेगा कि मैं किसी मूवी को देख रहा हूँ, कुछ याद रहेगा कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसको मूवी समझ के नहीं देखना है, इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए और आपको साथ में पेन कॉपी लेके भी बैठना है। जो चीज़ें आपको साथ में कॉपी भी करना है और आपको ये फीलिंग लाना अंदर से कि मैं ये वीडियो नहीं देख रहा हूँ, ये मैं एक लाइव क्लास पढ़ रहा हूँ, ऑफलाइन बैच जैसा एज इट इज़ टीचर आपकी क्लास चलती है, तो वही चीज़ चलना, ये फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप काफ़ी बेटर समझ पाएंगे। अगर यहाँ पर लिख दिया dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt का मतलब है t के सापेक्ष v के परिवर्तन की दर, v के परिवर्तन की दर। तो कुछ चीज़ें आपको बताना ज़रूरी हैं, तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जिस da अपॉन dt लिख दिया यहाँ पर कैपिटल A है, तो इसका मतलब है t के सापेक्ष, ये v लिखा हुआ है और ये a लिखा हुआ है, सापेक्ष a के परिवर्तन की दर। तो हम समझ पाए कि आपको बेटर समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर चलते हैं, इसको हटा देते हैं। एक चीज़ और समझना है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पर ये जाना कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर हम x के टर्म्स में बोल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, और अगर हम t के टर्म्स में बोल रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ y। इस तरह से ये रेट ऑफ चेंज आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी भूमिका बनाना है, सब मतलब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले भी इंक्लूड करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें भी इंक्लूड करेंगे, उसको आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेग की, वेग या चाल की बात करते हैं, ठीक है ना, दोनों का सेंस एक ही से निकलता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन, और चाल को हम दूरी कह सकते हैं, और नीचे समय दोनों में आता है।
तो बेग या चाल बराबर होता है विस्थापन बटे समय। बेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दोनों का मतलब एक ही नहीं है। अगर हम बेग बोल रहे हैं तो विस्थापन बटे समय लिखेंगे, चाल बोल रहे हैं तो दूरी बटे समय लिखेंगे। बेग या चाल को हमने v से रिप्रेजेंट किया, विस्थापन या दूरी को हमने d से रिप्रेजेंट किया और टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट किया। आप सभी को मालूम होगा दूरी मीटर में काउंट करते हैं और समय को सेकंड में काउंट करते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप सभी? मीटर पर सेकंड भी हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। आप इस यूनिट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये तो आपका एक बेसिक फॉर्मूला था। अब हम बात करते हैं, अगर आप दूरी को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो, या विस्थापन को आप क्या कर दो, दूरी को हम यहाँ से s से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूरी को आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो d अपॉन डी टी ऑफ s। यहाँ पर हम जो शब्द ले रहे हैं वो ये है d अपॉन डी टी ऑफ s, मतलब t हो गया यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, या फिर s यहाँ पर दूरी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दूरी का विस्थापन, दूरी का अपकलन किसके बराबर होता है, वेग के इक्वल होता है। हम बात कर लेते हैं त्वरण की। इसका अगर हम यूनिट लिखेंगे तो वो मीटर पर सेकंड में काउंट होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सर्कल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो मीटर वगैरह होंगे और ये जो यूनिट वगैरह होंगे, ये यूनिट से ही हम इसको क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। यूनिट से ही हम क्या कर पाएंगे, इसको पहचान पाएंगे। त्वरण की बात करते हैं। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। त्वरण को हम a से लिखते हैं, वेग को हम b से लिखते हैं और t को इससे लिख देंगे, समय को हम किससे लिखते हैं, t से। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो वेग का जो यूनिट होता है, वेग लिखा है मत समझ लेना इसको, वेग का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का भी सेकंड, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का जो यूनिट बन रहा है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है। आप इनको बेसिक है, काफ़ी अच्छी तरह से समझते रहिएगा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये किसके यूनिट है, ये आपका त्वरण का यूनिट है, क्योंकि इसमें जो लास्ट में जो आंसर्स दिया जाता है वो यूनिट के फॉर्म में होता है, इसलिए मैं यूनिट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप वेग को 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये dv अपॉन dt बन जाएगा। आपने 11th में पढ़ा होगा। वेक्टर नामक एक फिजिक्स में टॉपिक है वेक्टर, उसमें आपने ये सब चीज़ें डिस्कस की होंगी, पढ़ा भी होगा आपने। तो त्वरण अगर आपको चाहिए तो आप वेग को पता कर लीजिएगा, वेग को डिफ्रेंशिएट कर देंगे आपको त्वरण मिल जाएगा। तो ये तो चलो नॉर्मल बात थी थोड़ी सी, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं, आयत की बात कर लेते हैं। आयत को भैया जी हम रेक्टेंगल कहते हैं। आयत को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। और ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये मोबाइल जो आप पकड़े हुए हैं, जो स्क्रीन मोबाइल की दिख रही है आपकी, रेक्टेंगल है, आयताकार है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई 2 भुजाएं हैं, 2 बीमाएँ हैं। इस तरह से इसकी एक शक्ल बन जाएगी। ABCD एक हमने यहाँ पर एक आयत मान रखा है, ठीक है। ये आपकी लंबाई होती है, सामने भी लंबाई होगी, ये आपकी चौड़ाई हो गई, और ये भी क्या होगी भैया जी, आपकी चौड़ाई हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चे सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। जो नहीं जानते वो आज से जानने लगे और आज के बाद आप इसे भूले नहीं, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होगा वो 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। भैया साथ में बिल्कुल मेमोराइज करते जाइएगा, इन चीज़ों को लर्न करते जाइए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें हैं अभी आगे चल के। बात करते हैं आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण। वैसे हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट हम आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं। रूट के अंदर होता है लंबाई का स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने आयत की चर्चा आपसे कर रखी है, इसको हम हटाने जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अभी हम आयत की बात कर चुके थे, यहाँ पर भैया बोर्ड जो दिख रहा है वो आपका आयत है। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग की। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, और स्क्वायर में आप सभी को पता होना चाहिए जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई दोनों सेम रहती है, स्क्वायर आ जाएगा। वर्ग का परिमाप, परिमाप लिखा हुआ है, बोल रहे हैं बोल के सुन के लिखिएगा। 4 गुणे भुजा होता है,
और वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की बात कर रहे हैं, ये आपका भुजा √2 होता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जब तक आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे मैं ये कहूँ कि फॉर्मूले आप इनके लर्न करके आइए तब आप सवाल कर पाएँ। जो भी टॉपिक के अंदर है जिससे रिलेटेड है मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिक से लेके चलूँ और एडवांस आपको बना दूँ। नंबर 3 फॉर्मूले की बात करते हैं। स्क्वायर हो गया आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वृत्त की। वृत्त यानी सर्कल। सर्कल को समझना है थोड़ा सा, सर्कल सभी जानते हैं, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है ना। ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, जिस लाइन से ये ड्रॉ है ना, ये लाइन आपकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि कहलाती है। और इसका जो मध्य बिंदु होता है, बीच बिल्कुल बीचों बीच का सेंटर होता है, उसको हम मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं, यानी केंद्र कहते हैं आपकी भाषा में, इसको हम सेंटर कहते हैं। ये आपका सेंटर हो गया और ये आपकी हो गई परिधि। परिधि को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं त्रिज्या की, रेडियस की। तो ये सेंटर से लेके परिधि तक के बीच की दूरी क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है। थोड़ा सा आप जूम करके बनाइएगा, इन चीज़ों को लिखने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। रेडियस, तो ये आपकी रेडियस होगी। 3 चीज़ों की डिस्कशन किया, 3 जो केंद्र बताया आपको, परिधि बताई आपको हमने, ठीक है ना, और फिर हमने लास्ट में आपको त्रिज्या बता दी। अब हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर हम त्रिज्या को कैपिटल R से लिखें to R होगा, और अगर स्मॉल r से लिखें तो स्मॉल r हो जाएगा। वो आप पर डिपेंड करेगा आप क्या लेट करते हैं। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, और भैया जी परिमाप जो शब्द है इसी को हम वृत्त के लिए परिधि यूज करते हैं। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसको हम P से डिनोट करेंगे। क्षेत्रफल को हम एरिया कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसको हम P से लिखेंगे, ये आपकी 2πr हो जाएगी। और वृत्त का व्यास, बेटर आपको समझ में आ पा रहा होगा, वृत्त का व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, मतलब 2r लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2r लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। ये वृत्त की चर्चा हम कर चुके हैं यहाँ पर। हमारे लिए इतने फॉर्मूले सफिशिएंट हैं, मतलब इतने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। चलिए अब हम बात करते हैं, वृत्त के बाद नंबर आता है गोला, स्फीयर की बात करते हैं। ध्यान से देखना है भैया आपको। ये जो आपको सर्किल दिख रहा है ना, इसमें हम मटेरियल भर दें तो आपका ये गोला बन जाएगा। कि क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा, ठीक है ना। तो गोले का आयतन, अब डायग्राम तो समझने का कोई प्रयास नहीं करना है। गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन को हम V से, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका 4/3 πr³। ये गोले का आयतन हो गया। बात करते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 4πr² होता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, सरफेस एरिया बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल को, तो इसको हम S से भी लिख सकते हैं, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लें, गोले का आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, आपका जवाब क्या होना चाहिए, 4πr²। गोले का आपसे क्षेत्रफल भी, अगर आपसे ओनली क्षेत्रफल भी पूछ लिया तब भी आपका जवाब क्या होगा, 4πr²। मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठ, आपका जवाब क्या होना चाहिए, 4πr² होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अर्धगोले की बात कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अर्धगोले से रिलेटेड पूछ सकता है। अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन जो आपका होने वाला है वो इसका हाफ हो जाता है 2/3 πr³। अर्धगोले का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 πr³। ये r³ लिखा हुआ है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये वक्र पृष्ठ होता है, ध्यान रखिएगा। सरफेस एरिया लिख सकते हैं, S से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2πr²। और हम बात करते हैं अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ, इसको भी हम टोटल सरफेस TS से लिख सकते हैं। ये आपका 3πr² होता है। अब आप कंफ्यूजन में होंगे कि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है और यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ अलग है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा रहे हैं। थोड़ा हम गोले का डायग्राम, अर्धगोले का डायग्राम बना देते हैं, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसमें ऐसा हो क्यों रहा है। और एक कन्फ्यूज़न और दूर होने वाला है आपका।
तो उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि वो भी कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो। तो ये सपोज आपका एक गोला है। अब ये गोला जो आप देख रहे हैं इसके बाद आपको यही दिख रहा है, इसके अलावा और कोई पार्ट नहीं दिख रहा, मतलब आपको इसमें पर्दी नज़र आ रही है, उसमें भरा हुआ है। मतलब ये गोला जो होता है वो खोखला नहीं होता है, ये रिंग नहीं होती है। जो व्रत होता है वो एक रिंग होती है जो जनरली लोग हैंड में पहनते हैं, फिंगर में पहनते हैं वो रिंग। और ये गोला आपने देखा हो, मार्बल से देखो, बचपन में आपने खेला भी होगा। बॉल को देख लें आप, फुटबॉल को देख लें, ठीक है ना, ये गेंद वगैरह देख लें, तो ये गोला हो जाता है। इसमें आपको ये पर्दी ही नज़र आ रही है, इसके अलावा और तीसरा नज़र नहीं आ रहा, दूसरा नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लें, चाहे वक्र पृष्ठ की बात कर लें, चाहे क्षेत्रफल की बात कर लें, ये सब कुछ यही होगा आपका। लेकिन जैसे हम अर्धगोले की ओर जाते हैं, हम कहाँ की ओर चल रहे हैं भैया, अर्धगोले की ओर अगर हम चलते हैं तो अर्धगोले में आपको ये पार्ट दिखता है और दूसरा पार्ट आपका ये दिखता है। तो ये जो बाहरी आवरण आपको दिख रहा है ना, ये जो बाहरी आवरण दिख रहा है यही आपका वक्र पृष्ठ है। और आपने इसको अगर मिला दिया तो ये आपका क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ है। और ये इसका जो क्षेत्रफल होता है ये वृत्त की तरह है, त्रिज्या आपको मिल जाएगी πr² होता है। ये आधार का क्षेत्रफल है। और ये देखो परिधि है आपकी। जब आप गोले की बात करते हैं तो 4πr² लेके चलते हैं, और जब इतने की बात करेंगे तो ये आपका 2πr² होगा, और दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा भैया जी आपका संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। तो क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम आगे फॉर्मूलों की बात करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है आपने ये लिख भी लिए होंगे। स्क्रीनशॉट तो आप लेते रहिए ताकि बाद में आप मैच कर सकें, कुछ गलत तो नहीं लिख लिया, ठीक है ना। और आप इनको साथ में पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठें, साथ में बिल्कुल लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। जहाँ डाउट है तो बस बाद में आप डिस्कस करते रहिएगा मुझसे। चलिए हटा देते हैं हम इनको। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर गोले की बात हो गई भैया, हमारे पास वृत्त की बात हो गई, घन बच रहा बेचारा, घन क्यूब। तो घन तो आप सभी ने जाना होगा, डस्टर को आपने देखा है, ये घन नहीं होता, ये घनाभ होता है। आपने वो देखा होगा, जनरली उसको बनाते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं, वही चीज़। तो जो आपने देखा है वर्ग देखा है, दो वर्ग को आप आपस में मिला दीजिएगा एक के ऊपर एक, तो वो क्या बन जाएगा, आपका घनाभ का रूप धारण कर लेगा। और जिसकी लंबाई, जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों विमाएँ कैसी हो जाएं, बराबर हो जाएं, वो आपका घन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें बात करते हैं घन का आयतन। घन का आयतन आपका भी होता है, भी से लिखेंगे भुजा का क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन आपका क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको हम ये बताने जा रहे हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया ए से लिखेंगे, सरफेस एरिया एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, एस से भी लिख सकते हैं। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, 6a² बोलते हैं इसको। जनरली अगर आप भुजा को ये मानते हैं तो ये 6a² हो जाएगा, और इधर भुजा को ये मानते हैं तो ये आपका a³ हो जाएगा। घन का विकर्ण, घन का जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वो होता है भुजा √3। घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होगा, आपका भुजा √3 होगा। तो हमें अभी कन्फर्मली मतलब कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो वो हमने फॉर्मूले यहाँ पर ले लिए, तो इसे आप कॉपी कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा इसका कुछ करें। चलिए हमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देखना है कि हम जैसे क्षेत्रफल की बात आ रही है, क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं भैया, मालूम है आप सभी को, और क्षेत्रफल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। आयतन की बात करेंगे, आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है ना, और वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। वेग की बात करेंगे भाई, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी, ठीक है ना, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। स्पीड, चाल की बात करो, उसे हम s से लिखेंगे। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, वेग हो गया, त्रिज्या, इनको लिख लीजिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको तैयार कर रहे हैं। रेडियस बोलते हैं, अब रेडियस को आप कैपिटल R से भी लिख सकते हैं, स्मॉल r से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जिससे लिखना आप उसके लिखिए। भुजा की बात आती है तो भुजा को हम स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, भुजा को हम स्मॉल a से, और लंबाई को हम किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं, चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं, ब्रेथ होती है B से लिखते हैं, और ऊंचाई को हम किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स थी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का जो एरिया होगा, जैसे हम मीटर यूनिट ले ली हमने, इकाई जो ले रखी, यूनिट जो रहेगी मीटर, तो क्षेत्रफल का आंसर होगा मीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर आप आयतन के अंदर अगर जाते हैं तो आयतन में आपको जो आंसर देना है, इसका आंसर होता है
आयतन का जो आंसर होगा वो घन इकाई में होगा, घन इकाई में होगा। क्षेत्रफल का जो आंसर होता है वो वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। इसको क्यूब यूनिट बोलते हैं, जैसे मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। वेग का जो आंसर होता है वो मीटर पर सेकंड के फॉर्म में होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। त्रिज्या मीटर सेंटीमीटर में काउंट होती है, यूनिट लिख रहे हैं ये सर्किल बना के आपको स्टार्टिंग में जो बताई जा रही है लास्ट में। भुजा को भी आप मीटर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, एमएम में भी होगा, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपकी मीटर में ही रहती हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो यहाँ पर हमने कुछ यूनिट्स की डिस्कशन कर दिया। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक था राशियों में परिवर्तन की दर, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद है आप इन्हें बेटर समझ पा रहे होंगे और इन्हें आपको रटना नहीं है, डेली आप यूज में लाइएगा, डेली इन्हें लिखिएगा, तब जाके बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। और आपको ये लिखते रहिएगा और इसको आप बार बार देखते रहिएगा। चलिए, इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो सम्स करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।